जय हिंद दोस्तों। आज अंतिम क्लास पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के यूपीएससी पीवाईक्यू की हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछले 7 लेक्चर हो गए हैं, आज 8वां लेक्चर है जिसमें हम संगठन और कानून सम्मेलन ये पढ़ रहे थे। इससे पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी सब कंप्लीट हो गई है। अब मंडे से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस चलेगी, ठीक है। तो आज हमें 2016 से 2011 तक के करने हैं, जैसा कि हम 15 साल के प्रश्न कर रहे हैं। आप भी जवाब देते रहते हैं तो आपको बढ़िया पता भी चल जाता है कि क्या थीम्स हैं, क्या चीज़ें रिपीट होती हैं और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और प्रैक्टिस भी हो जाती है साथ साथ। पहला क्वेश्चन, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। तो टर्मिनोलॉजी कई बार पूछी गई है इस भी चैप्टर में और इस सब्जेक्ट में, और ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स में देखें तो आपको उन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। तो क्या युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए वचन को कहते हैं। यहाँ पर निर्धारित अंशदान लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना या एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूंजी योगदान या धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे जो विश्व के देश हैं उनके द्वारा जो कार्य योजना बनाई गई है उसे अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान कहते हैं। ये देखो COP21 के सम्मेलन में पेरिस में 2015 में जहाँ SDG आए थे, 2030 तक के टारगेट आए थे 17 SDG, वहां यह की गई थी। तो जितने भी कोप होते हैं, COP जितनी भी होती हैं वह सब आपको याद रखनी है। वहां मीटिंग में क्या क्या चीज अपनाई गई, क्या नया आ रहा है, किस पे विचार विमर्श शुरू हो गया है, या आप करंट अफेयर से देखते रहेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, क्या इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। क्या यह विशेष रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियतन सुलभ कराता है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। इनमें से कितने सही हैं ये बताना है आपको। तो सी सही होना चाहिए, 1 और 3। दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ लिखा है यह विशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियतन सुलभ कराता है, ये गलत है। तो इसके बारे में पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है। UNCCD शॉर्टकट में बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, वैसे देशों का अभिसमय है जो गंभीर सूखा मरुस्थलीकरण की समस्या से जूझ रहे हैं, खासकर अफ्रीकी देशों में। इसका उद्देश्य वही है जो ऊपर लिखा था, या मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। यह अभिसमय सुशासन, सतत विकास, विकेंद्रीकरण का अनोखा उदाहरण है, या एकमात्र, सर्किल करिए, एकमात्र अभिसमय है जो सीधे एजेंडा 21 की सिफारिश से अस्तित्व में आया था। अब आपको एजेंडा 21 भी पता होना चाहिए, ठीक है। 17 जून 1994 को स्वीकृत किया गया, इस अभिसमय को 1996 से लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो एजेंडा 21 आप पढ़ेंगे जाके। कनाडा इस अभिसमय से अलग होने वाला पहला देश है। हालांकि वर्ष 2016 में कनाडा पुनः इस समय से जुड़ गया। 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बन गया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली, उसमें कौन जुड़ता है कौन हटता है आपको पता रहना चाहिए। तो हाल फिलहाल में WHO से कौन बाहर निकल गया है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं करंट अफेयर्स कितने अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा है कुक आइलैंड और न्यू द्वीप, दो गैर संयुक्त राष्ट्र देश हैं जिन्होंने इसे अपनाया है। तो कुक आइलैंड कहाँ पे है और न्यू द्वीप कहाँ पर है, यह भी आप कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट करें, या
मैप ओपन करके देखें। हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला शब्द और उनका मूल स्रोत क्या है। मतलब ये प्रोटोकॉल होते हैं जो मैंने कल भी बताया था। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, नागोया प्रोटोकॉल, कार्टेजना प्रोटोकॉल, कॉप जो होती रहती है, सीओपी होती रहती है यूएनएफसीसी की, और अन्य अन्य उनमें ये चीजें आती हैं। तो कब कौन सा आया, क्या एनेक्स 1 देश ये कब आया, सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शन कब आया, क्लीन डेवलपमेंट मैग्नीज्म कब आया, मैकेनिज्म। कितने सही सुमेलित हैं, तो इसमें से सी सही है, केवल 3 सही सुमेलित है, क्योटो वाला बाकी नहीं सही सुमेलित है। ये सही है, कार्टेजिना से और नोगोया से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए, आपके बुक में चैप्टर होगा, ढंग से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण बदलाव पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1992 के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का विस्तृत रूप है। इस संधि को 1997 में क्योटो में अपनाया गया था। जो मैंने कल बताया था कि अपनाया कभी और जाता है, बातें कभी और शुरू होती हैं, कुछ कभी और होता है, कभी और होता है, तो सारी चीजें आपको क्रोनोलॉजी में पता होनी चाहिए, ठीक है। इस संधि को 2005 में अमल में लाया गया। देखो अमल में कब आया, 2005 में। तो देखो 1992 जलवायु परिवर्तन हुए, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का विस्तृत रूप है। इस संधि को कब मतलब अपनाया गया, 1997 में। लागू कब हुई, 2005 में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कब बातें शुरू हुई, कब आया, कब लागू हुआ, कब भारत ने उस पर सिग्नेचर किए, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। संधि के तहत सभी 38 विकसित देशों द्वारा सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों को 1990 के स्तर पर लाने के लिए 2012 तक 5.2% कटौती करने का संकल्प व्यक्त किया गया। यानी ये भी स्टेटमेंट बन सकता है, जो सीओपी होती हैं उसमें क्या संकल्प लिया गया, क्या चीजें आई हैं। क्योटो संधि के अनुसार उन सभी देशों को इस संधि की पुष्टि करनी है जो धरती के वायुमंडल में तकरीबन 55% तक या उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का उत्सर्जन करते हैं। 2008 से 2012 के बीच इसे घटाकर 5% तक लाना था। कतर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन को लेकर हुई बैठक में क्योटो संधि को 2020 तक बढ़ाने पर सहमति बनी। कतर में क्या किया गया, 2020 तक बढ़ा दिया गया। अब एनेक्स 1 देश क्या हैं और क्या चीजें हैं, देखते हैं। एनेक्स 1 देश जैसे अमेरिका और कजाकिस्तान को छोड़कर, जिसे अधिकांश विकसित दुनिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। एनेक्स देश जिसे अधिकांश विकसित दुनिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन अमेरिका और कजाकिस्तान को छोड़कर। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची एनेक्स 1 में रखा गया था, ठीक है। 2012 के लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी दूर थे। एनेक्स 1 में वह देश है जो विकसित है, ठीक है, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। क्योटो के अंतर्गत कुछ लचीले तरीके हैं, जैसे उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास तंत्र, संयुक्त कार्यान्वयन। एनेक्स 1 के राष्ट्रों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कटौती क्रेडिट क्रैक द्वारा अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य को पूरा करने की आज्ञा देते हैं। क्रेडिट क्रैक क्या है, ये भी आपने किताब में पढ़ा होगा। ये उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास तंत्र, संयुक्त कार्यान्वयन, ये सब किताब में आपके लिखा होगा। ये नोट्स जो भी होंगे, नहीं लिखा है तो आपके नोट्स थोड़े से कम है, उसे थोड़ा सा वैल्यू ऐड करो, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं नागोया प्रोटोकॉल। ये संयुक्त राष्ट्र के 1992 के जैव विविधता पर हुए सम्मेलन का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो क्लाइमेट चेंज पे अलग होता है सम्मेलन, जैव विविधता पे अलग होता है सम्मेलन, और जो डिजर्टिफिकेशन वाला है वह अलग होता है सम्मेलन। तो आप बताइए, जो हाल फिलहाल में हुए हैं तीनों सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए? जैव विविधता का सम्मेलन कहाँ हुआ, क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन कहाँ हुआ, और आपका डिजर्टिफिकेशन का सम्मेलन कहाँ हुआ? चलिए एक मैं बता देता हूँ, इनमें से एक का सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में हुआ है। अब कौन सा सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में हुआ, जैव विविधता का या क्लाइमेट चेंज का या डिजर्टिफिकेशन का? इसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभ को निष्पक्ष न्यायोचित तरीके से साझा करना, आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण और सतत इस्तेमाल करना है। कार्टेजना प्रोटोकॉल, इसका उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप ऐसे सजीव परिवर्तित जीवों को सुरक्षित अंतरण प्रहस्तर उपयोग सुनिश्चित करना है, जिसका मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो उद्देश्य क्या है इनके? तो उद्देश्य आपको याद रखने हैं, अपनी बुक नोट्स घुमाइए और उसमें रिवीजन कर लीजिए।
4th नंबर क्वेश्चन, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, जिसे टीप भी बोल देते हैं, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहल है, दिशा निर्देश है, कोई स्कीम आ रही है, कोई नई चीज आ रही है, वही सब इम्पोर्टेंट होता है। यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूएनईपी, आईएमएफ और विश्व आर्थिक मंच करते हैं। क्या यही तीनों करते हैं? दूसरा क्या है? यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के ध्यान आकर्षित पर केंद्रित है। क्या जैव विविधता के आर्थिक लाभों पर केंद्रित है? यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन, अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तीन में से कितने सही होंगे? सी सही है, 2 और 3। पहले ही गलत है, क्यों? क्योंकि यहीं पर ज्यादातर फंसाया जाता है। जो भी पीवाईक्यू स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उन्हें ये पल्ले पड़ गया होगा कि कहाँ पे गलतियां होती हैं। पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र एक वैश्विक पहल है जो प्रकृति जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निर्देशन तथा अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है। जैव विविधता के अधिक लाभों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। टीब अध्ययन का प्रथम चरण जर्मनी और यूरोपीय कमीशन के द्वारा अध्ययन का दूसरा चरण यूएनईपी के समर्थन से जारी किया गया है। ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन, अब देखो यहाँ भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया गया। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ऐसा ही ऊपर पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, वो पूछा गया था कि क्या है। ऐसे ही ग्रीन वॉशिंग पूछा गया था, ग्रीन वॉशिंग क्या है। तो कई बार वो टर्म सीधे पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता है। करंट अफेयर्स को आप ऐसे ही पढ़ेंगे। तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? क्या विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय REDD+ पहलों में से एक है? या वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर सरकारी समझौता है? यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। आपको ये पढ़ते हुए याद आता होगा सीसेट का कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे ही तो आता है सीसेट में पैराग्राफ और नीचे क्वेश्चन होते हैं। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। नीचे से क्यों पढ़ा? क्योंकि कई बार ये लंबे लंबे स्टेटमेंट होते हैं तो लास्ट वाला सही होता है। ठीक है, कई बार नहीं भी होता है। ये जो सीसेट में पढ़ते हैं हम लोग या इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो कई बार नीचे से पढ़ने पे ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि अधिकतर चीजें लास्ट में सही दे देता है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो कई बार हम ऊपर से पढ़ते हैं, कई बार नीचे से, वो आपका अपना कॉल होगा। तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल पढ़ ही लिया, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। सरकार एवं व्यवसाय के नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने, प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? UNREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। तो REDD क्या है और फिर REDD+ क्या है? ये आपको दोनों पता होने चाहिए। कब आए ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण करने में क्या? वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में क्या? गरीबी कम करने में क्या होना चाहिए सही? जी, तीनों सही है। तो UNREDD+, इसका फुल फॉर्म भी बताइएगा कमेंट में। UNREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। किसमें? जैव विविधता का संरक्षण में भी, वन्य पारिस्थितिकी में भी, गरीबी कम करने में भी। तो UNREDD+ UNFCCC के अंतर्गत परिभाषित है। किसके अंतर्गत? UNFCCC एक तंत्र है विकासशील देशों को निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण में कमी द्वारा उनकी उत्सर्जन कटौती के लिए पुरस्कृत करना। किनको? विकासशील देशों को। इससे क्या क्या होगा? ये सब होगा, खाद्य सुरक्षा, आजीविका संवर्धन। ठीक है, वनों की कटाई और इसके निम्नीकरण पर बाध्यकारी प्रतिबंध की बजाय उस पर स्वनियंत्रण लगाने की व्यवस्था करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगली बार स्टेटमेंट में आया कि बाध्यकारी है तो नहीं, स्वनियंत्रणकारी है, ना कि बाध्यकारी। ठीक है, तो REDD ये तो समझ में आ गया, वनों की कटाई निम्नीकरण से रिलेटेड है, निर्वनीकरण से रिलेटेड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द
REDD एंड REDD+। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन नया नया बना था, क्वेश्चन 2016 में पूछ दिया गया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। तो कौन सा सही होगा? केवल एक सही होगा। क्यों? क्योंकि सभी। चलिए आप बताइए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया हाल फिलहाल में जो सदस्य देश बना है वह कौन सा है? छोटा सा देश है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं करंट अफेयर्स कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेंगे तो फायदा रहेगा। चलिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत एवं फ्रांस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की बैठक COP में 2015 में की गई। इस गठबंधन में 121 से अधिक देश शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्य उद्देश्य निम्न है। क्या क्या उद्देश्य हैं? तो इस गठबंधन का उद्देश्य स्वच्छ सौर ऊर्जा उत्पादन में तीव्रता लाने के साथ वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी करना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2015 से 2025 में आकर 10 साल लगभग होने वाले हैं, तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन 10 साल के बाद पूछा जा सकता है। इस गठबंधन का उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों की सरकारों और उद्योगों, प्रयोगशालाओं, संस्थानों को एक साझा उपक्रम में एक साथ लाना है। सौर गठबंधन का मुख्य काम तकनीकी विकास को बड़े पैमाने के उत्पादन से जोड़कर सौर विद्युत की लागत को कमी लाना है। इस गठबंधन का लक्ष्य सौर ऊर्जा के उत्पादन में 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर जुटाकर निवेश करना है। 2030 याद रखिएगा, ये अगर आया स्टेटमेंट तो 2026-27 कुछ देकर आपको फंसा सकता है। देखो कितने क्वेश्चन एक ही साल में इस वाले टॉपिक से आ गए हैं। अभी तो हम 8 में हैं, इधर 10 भी दिख रहा होगा आपको, इधर 11 भी दिख रहा होगा और इधर 12 भी दिख रहा होगा। 12 क्वेश्चन 2016 में आए थे सिर्फ एक टॉपिक से। इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा, इन्वायरमेंट में भी एक टॉपिक से 12 क्वेश्चन आ गए। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखो। 8 नंबर क्वेश्चन, 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यही जो बैठकें होती हैं करंट अफेयर्स में, याद रखिए वहां की बैठक में क्या हुआ, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आते रहते हैं। 2015 एक बड़ा काम हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन 2-3 पूछ लिए गए। ठीक है, इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ना होने पाए। तो सभी हर बार गलत ही नहीं होता, कई बार सही भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, वरना सभी देखकर ही गलत कर दो। नहीं, सभी देखकर आप समझो कि सही है या नहीं। जब आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो, आपको समझ में ही ना आ रहा हो कि सभी है, मुझे पता भी नहीं है, तुक्का मारना है, तो सभी को रॉन्ग मान सकते हो। लेकिन आप पहले अपने दिमाग और बुद्धि का प्रयोग करेंगे, ना कि सभी देखकर तुक्का मारेंगे। ठीक है। तीसरा, विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए अन्य विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 में प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई गई। तो इनमें से कौन से सही है? बी सही है, केवल 2। पहला गलत है, क्यों? क्योंकि सभी। ठीक है, और तीसरा भी गलत है, क्यों? क्योंकि 2020 से प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर है। कब से है देखते हैं। हाँ, यहाँ देखो 100 अरब डॉलर, यहाँ कितना लिखा है? 1000 अरब डॉलर। इतनी छोटी छोटी गलतियां भी कई बार कर देते हैं। तो 100 अरब डॉलर। अब 100 अरब डॉलर की बात बहुत दिन से चल रही थी। आप जब पढ़ेंगे उसको ना, COP को बाकायदा 1992 रियो डी जेनेरियो से उठाकर आपको 2025-24 जब भी लास्ट होगा ईयर आपका, तब तक पढ़ना है पूरा COP। उसमें आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा 100 अरब डॉलर की बात कई जगह हो रही है। ठीक है, तो आपका दिमाग भी चकर आएगा कि फाइनली डिसाइड क्या हुआ, कब हुआ। तो COP और CMP ये दोनों याद रखिएगा। उन दोनों क्या हैं तो आप फाउंडेशन कोर्स में अपने पढ़े होंगे। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी देखो पेरिस वाले से ही आया। पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। क्या 1972 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रस्तावित हुए हैं? धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो दूसरा वाला तो आपको सही लग रहा होगा, पहला वाला सही
नहीं है। ठीक है, एसडीजी के बारे में पूछा गया तो ये 2015 में अपनाया गया था यूएन द्वारा न्यूयॉर्क शिखर सम्मेलन में। जनवरी 2016 से लागू भी हुआ, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एमडीजी पहले चल रहा था, उसके स्थान पर आए थे। ठीक है, 15 वर्षों के 17 लक्ष्य 169 प्रयोजन है, ये भी ध्यान रखिएगा। गरीबी, भुखमरी, ये सब आपको रटे भी होने चाहिए। कई बार सीधे पूछ देता है एक तरफ एसडीजी 1 एसडीजी 2 करके और दूसरी तरफ उनके बारे में कि क्या है एसडीजी 1 और क्या है एसडीजी 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत सरकार के हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करते हैं? कई बार उद्देश्य पूछा गया है तो आप उद्देश्य सबको पता होंगे। नंबर 1, पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए एतद द्वारा हरित लेखाकरण को अमल में लाना। दूसरा है कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना, जिसे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। तीसरा, वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना, अनुकूलन न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रति उत्तर देना है। कौन सा इसमें से सही होगा? सी सही है, केवल 3, पहला दूसरा गलत है। देखो सही पूछा है, कई बार गलत भी पूछ देता है, यानी कि सही ही पूछा है। तो उद्देश्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। 8 मिशनों में से एक मिशन ग्रीन इंडिया मिशन भी था, जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत रेखांकित थे उनमें से। ठीक है, करंट अफेयर्स में चीजें रहे तो याद रखो। ये देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया। कभी कभी समाचारों में आने वाली गार्डिगल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित थी उस समय? ये संबंधित थी पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। तो ऐसी समितियां पूछी जा सकती हैं कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलन सिंघवी समिति किससे संबंधित है, गार्डिगल समिति है, कस्तूरी रंगन समिति है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस पर जो समिति बनी थी वह किसकी अध्यक्षता में बनी थी, ये भी आप बताइएगा, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गार्डिगल समिति, कस्तूरी रंगन समिति पश्चिमी घाट के लिए था, माधव गार्डिगल पश्चिमी घाट विशेषज्ञ समिति। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो या पॉज करके पढ़ लेना, समय बहुत जाएगा। ये देखो एजेंडा 21, मैंने कहा था पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। फिर कह रहा हूँ सीओपी जितनी है वह पढ़कर जाएं आप। केवल एक सही है, क्यों? क्योंकि ये जोहान्सबर्ग में नहीं, कहाँ हुई थी? देखो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ 1992 में सम्मेलन। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें 170 देशों के प्रतिनिधि, हजारों स्वयंसेवी संगठन, अनेक बहुराष्ट्रीय निगम भाग लिया। केवल देशों के प्रतिनिधि नहीं थे बल्कि और लोग भी थे। विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ठोस स्वरूप मिला। इस अवसर पर एजेंडा 21 पारित किया गया। तो कब? 1992 रियो डी जेनेरियो। ठीक है, जोहान्सबर्ग की बात नहीं। चलिए 2015 में चलते हैं। 2016 में 12 क्वेश्चन पूछे गए इस पर्टिकुलर टॉपिक से। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो कौन सा इसमें से सही होगा? सी सही है, 1 और 3। दूसरा गलत है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू नहीं हुई है बल्कि वह दूसरा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक संरक्षण की भागीदारी वाले संगठन है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, 422 IBH की पहचान की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में सेवरी माहुल क्रीक मुंबई संकटपूर्ण अवस्था वाला IBA है, जहां भारी मात्रा में फ्लेमिंगो पक्षी पाए जाते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना नॉर्मन मेयर ने दी थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN तथा वन्य प्राणीजात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्गत साइट्स बोलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। क्या IUCN UN का एक अंग है? दूसरा, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, चला भी सकता है।
साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। कौन सा सही है? 2 और 3 सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है? IUCN प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ठीक है, 1948 में स्थापना हुई और जो फ्रांस के फोंटेनब्लू में की गई थी। मुख्यालय ग्लेंड स्विट्जरलैंड में है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। साइट्स जो लिखा था वो सही है, यह संधि 1975 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। पहला गलत क्यों है? क्योंकि IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। ठीक है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र का स्थायी पर्यवेक्षक जरूर है। IUCN, WWF ये सब इंपॉर्टेंट है, UNDP वगैरह। ठीक है, रेड डाटा लिस्ट IUCN निकालता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कुछ है इम्पोर्टेंट? बाकी साइट्स आप पढ़े ही होंगे, IUCN पढ़े ही होंगे, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ। आमतौर पर तीसरा है क्वेश्चन, आमतौर पर समाचारों में आने वाले Rio+20 सम्मेलन क्या है? तो रियो डी जेनेरियो में हमने देखा था, तो Rio+20 क्या है? यह धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है, जलवायु परिवर्तन पर है या जैव विविधता पर है? तो तीनों हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हो सकता है, अंतर सरकारी पैनल जलवायु पर हो सकता है, जैव विविधता पे हो सकता है। ये सही किस पे है? तो ये धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था उस पर संबंधित है। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ, उसके 20 साल बाद ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में फिर से आयोजित हुआ, इसीलिए इसे Rio+20 बोलते हैं। ठीक है, अब तो नहीं आएगा क्वेश्चन। हरित जलवायु निधि आ भी सकता है, आप देखते रहें बुक। हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फिर वही ग्रीन क्लाइमेट फंड, ऐसी चीजें जो COP में आती रहती हैं वो यहाँ पूछी जाती है, या अन्य संस्थान भी जो चीजें निकालते रहते हैं। कभी कोई चीज बड़ी आ गई, कोई दिशा निर्देश, कोई पहल या कुछ, तो हरित जलवायु निधि या विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु तो अनुकूलन न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। इसे UNEP, OECD, एशिया विकास बैंक, विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। तो आप फिर समझ गए होंगे, यहीं पे फंसाया गया है। ठीक है, तो ऐसी चीजें अब आप समझ गए होंगे अगर शुरू से देख रहे हैं PYQ। ठीक है, इसलिए PYQ इम्पोर्टेंट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखो, कितना बड़ा क्वेश्चन है। यस, वन कार्बन भागीदारी सुविधा के संदर्भ में। अब देखो यहाँ पे पूछ दिया फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, वहां पूछा था वह तो सिंपल पूछ देते हैं ये क्या है उसके बारे में बताओ। जो भी चीजें आ रही हैं करंट अफेयर्स में सही से पढ़िए। ठीक है, क्या सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। यह सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी ये वो वित्तीय सहायता। इतना लंबा चौड़ा दे दिया कि सही ही होगा। या देशों की उनके वनोन्मूलन, वन निम्नीकरण, उत्सर्जन कम करने यानी REDD+ के प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। सी सही है, 1 और 3, 2 ही गलत है। ठीक है, जिसको तुम सोचोगे ना ये सही होगा वही गलत होता है। यह धारणीय वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकी विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान से लगे विश्वविद्यालय विशेष वैज्ञानिकों संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यही गलत है। ठीक है, चलिए FCPF के तैयारी फंड में योगदान देने वालों को दानदाता भागीदार, कार्बन फंड में योगदान वालों को कार्बन निधि भागीदार कहा जाता है। ठीक है, छोड़ो। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने से के मुद्दे से संबंधित है? ओजोन क्षरण से संबंधित कौन है? तो ये सिंपल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह इससे संबंधित है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से बुलाई गई। फिर IMF एवं IBRD विश्व बैंक की स्थापना हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आज ओजोन से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस का उत्सर्जन से रिलेटेड है। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता कन्वेंशन से संबंधित है। ये क्योटो नागोया हम पीछे भी पढ़ के आए थे, वहां एक और था, क्या था? कार्टेजिना प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल जितने हैं वो आपको पता होने चाहिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से, आप इसकी महत्व को जानिए। PYQ यही बताता है कि कौन सा चैप्टर और कौन सा टॉपिक और कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसको मजाक में मत लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं।
बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऐसे जो इन्वर्टेड कॉमास में चीजें हैं वह कितनी बार लिख के आ चुकी हैं, आप देख रहे हो क्वेश्चन कि ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, या किससे संबंधित है, इसको क्या, तो ऐसी चीजें ही आती हैं ज्यादातर। तो ये विश्व बैंक से संबंधित है, ठीक है, इसका प्रबंधन विश्व बैंक करता है। चलिए, इतना लंबा चौड़ा दिया है तो आप पढ़ लीजिएगा चाहो तो, बाकी आप पढ़ते ही होंगे फाउंडेशन और करंट अफेयर्स में। 8 नंबर क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? तो जेनेटिक किसके अधीन आना चाहिए? जेनेटिक आना चाहिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कब हुई थी? तो उधर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हुई थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन सबको आप पढ़ते ही होंगे, ये सब अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं एग्जाम में। 2014 का पहला क्वेश्चन, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? या जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है? क्या यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है? क्या यह ओईसीडी के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जैव विविधता से रिलेटेड और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड चीजें हैं। जो भी इसमें टर्म आ रहे हैं, जैसे ओईसीडी आ गया, ठीक है, जैसे जीईएफ आ गया, इन सब के बारे में आपके पास नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। ये सब चीजें बार बार आती रहती हैं, जैसे इतनी चीजें, ये आप चाहकर अभी नोट्स अगर ना प्रिपेयर हो तो उसमें ऐड ऑन कर लीजिए, इनके बारे में देखिए गूगल वगैरह पे, और आप सीबीडी, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी, पीओपी और मिनीमाता कन्वेंशन पारे पर, ठीक है। जीईएफ अभी ये भी बताया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब आप नोट्स में बनाइए। चलिए नेक्स्ट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेटलैंड इंटरनेशनल यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया था? यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। कि क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है? हाँ, दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि वही किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये एनजीओ है, ना कि इनके द्वारा बनाया गया। मुख्यालय नीदरलैंड में, स्थापना 1937 में हुई थी, ठीक है। 1996 में इसका नाम वेटलैंड इंटरनेशनल रखा गया, इससे पहले इसका नाम इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल इंक्वायरी था, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 3rd नंबर क्वेश्चन, इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इसका क्या अभिप्राय है? मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है, ऐसा थोड़ी होगा, ये ऐसा ही होगा। देखते हैं, जिस देश में आर्द्रभूमि अवस्थित है उसे आर्द्रभूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करनी चाहिए। आर्द्रभूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदाय की सांस्कृतिक प्रथाओं परंपराओं पर निर्भर है, इसलिए इसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ज्यादातर सही ये लग रहा है, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, या हो गया है, या होना संभावित है, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है और लोकटक झील है, ये 2 आर्द्र स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वर्तमान में है। चिल्का झील पूर्व में थी, फिर इसको बाहर कर दिया गया, ठीक ठाक चीजें हो गई तो बाहर कर देते हैं। चलिए, ये भी आ गया अर्थ। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूएनईपी और यूनेस्को का उपक्रमण है? क्या यूएनईपी और यूनेस्को का है? अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं ढंग से तो आपको समझ में आ गया होगा कि यही गलत होगा। यह एक आंदोलन है? क्या आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देता है? हाँ, ये सही होना चाहिए, ये गलत। ये जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। तीसरा तो सही हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला गलत क्यों? क्योंकि ये WWF का है, 8:30 से 9:30 प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को। तो WWF का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, वर्ल्ड वाइल्ड
फंड फॉर नेचर इसका नाम पहले कुछ और था, फिर कुछ और हुआ, पढ़िएगा। 5, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और विश्व विरासत अभिसमय। उपयुक्त में से कौन से जैव विविधता से संबंध रखते हैं? तो जैव विविधता से तीनों संबंध रखते हैं, जैव विविधता अभिसमय भी, साइट्स भी, सीएमएस भी, खाद्य वाला भी, विश्व विरासत भी, और मरुभवन का सामना करने हेतु राष्ट्रीय अभिसमय भी। ठीक है, तो ये सब जैव विविधता से संबंधित हैं, एक बार नजर डाल लीजिएगा। फिर से क्वेश्चन, यानी कई क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ध्यान रखिए। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। दूसरा कह रहा है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंधित लगाएगा। तो दोनों गलत है, नवा सही है, नवा सही है। इसको पढ़िएगा और समझ में आ जाएंगी चीजें। पॉज करके पढ़ते रहिए, इसको भी पॉज करिए और पढ़िए। फिर यहाँ पर दिया गया है प्रतिबंधित कार्य, नियंत्रित क्या क्या है और परमिटेड क्या क्या है, इसको भी पढ़िए। आपके फाउंडेशन कोर्स में, किताब में, सब जगह होगा ही। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन आता है। दूसरा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक किसे बोलते हैं? जो संवैधानिक नहीं है उसे सांविधिक बोलेंगे। ठीक है, ये एक्ट के थ्रू आता है, ना कि संविधान संशोधन के थ्रू। तीसरा राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, कितने सही हैं? तो आपको पता है कि जो पहला है वह सही नहीं है, 2 और 3 सही है। जो पशु को है वह पर्यावरण में क्यों आएगा? सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी दोनों सही हैं। तो पशु कल्याण बोर्ड किसमें आएगा? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत आएगा। मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, बाकी तीनों दोनों सही ही थे, क्योंकि सांविधिक निकाय अधिनियम के तहत आया था, इसीलिए सांविधिक है। 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट सोसाइटी है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। क्या ऐसा है? तो ये तो आपने पढ़ा होगा। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के मध्य प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यस। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन संचालन करता है। यस। पहले ही गलत है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, बल्कि अपनी अलग से एनजीओ टाइप है। ठीक है, सोसाइटी गैर सरकारी संगठन है। 1883 में एक पक्षी विज्ञानी है सलीम अली, वह इससे संबंधित है। मुख्यालय मुंबई में, इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है। 2012 का पहला क्वेश्चन, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। कौन सी एक समर्थन सेवा है? तो इसका आंसर सही है पोषण चक्रण, फसल परागण। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। अब इसमें सब आप पॉज करके चाहें तो सब देख लें। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इम्पोर्टेंट है, फिर से आप पढ़ लीजिएगा अपनी नोट्स से या बुक्स। तो एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? एनबीए जैव चोरी को रोकता है, देशी परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधनों पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है, इसका निरीक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित भौतिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। तो इसका सी सही है, 1 और 3। दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है, निरीक्षण करता है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए 2011 में प्रवेश करते हैं, अंतिम वर्ष इसका हम पीवाईक्यू देख रहे हैं। 2011 से 2024 तक के पीवाईक्यू हम देख रहे हैं। कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बन क्रेडिट पे हर साल क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है अलग अलग एग्जाम्स में। कार्बन क्रेडिट के बारे में पढ़ते रहिए और इसको करंट से भी जोड़ते रहिए। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी। नहीं पूछा है तो गलत कौन है ये बताना है।
कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय यूएनपी के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। यही गलत होना चाहिए। हाँ, यही गलत है, क्योंकि यूएनईपी से इसका कोई लेन देना नहीं है। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक्स में निम्नलिखित सूची सम्मिलित की जाती है। जैव विविधता के प्रखर स्थलों में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। तो इसका बी सही है, केवल 2। संकटग्रस्त जो पौधे और पशु की जातियां हैं उन्हें किया जाता है, ना कि केवल जैव विविधता के हॉटस्पॉट में विद्यमान, ना कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। तो आपने रेड डाटा बुक पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है IUCN रेड डाटा बुक। तो यहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कंप्लीट होता है। मंडे को हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक, ठीक है। कोई सुझाव हो तो निमंत्रण स्वीकारें और सुझाव आपके कमेंट सेक्शन में बताएं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।